ओके अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई. So GDP is important for your prelims as well as for your mains. GDP always remains in news. ठीक है, लेकिन जीडीपी हम करते हैं, बट जीडीपी जो है आपका, इट इज नॉट द रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ. ठीक है, रियल इंडिकेटर नहीं है. इट इज नॉट द रियल इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ. इससे भी बेटर इंडिकेटर्स होते हैं. ठीक है, इससे भी बेटर इंडिकेटर्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे एक एक करके. अगर आपको दिमाग में ये है कि जीडीपी से ही सब कुछ होता है, नहीं. जीडीपी सिर्फ आपको ये बताता है कि कंट्री ने कितना ग्रोथ किया. ग्रोथ का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कितना ज्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है. मतलब ये कभी नहीं बताएगा वो आपको कि आपके यहाँ पे पॉवर्टी कम हुई या बढ़ी, इनइक्वालिटी कम हुई या बढ़ी, ह्यूमन एम्पावरमेंट हुआ या नहीं हुआ, लोग खुश है या दुखी है, वो नहीं बताएगा वो आपको. जीडीपी सिर्फ आपको ये बताता है कि गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस होते हैं. अब वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन अमीर बन रहा है, कौन गरीब बन रहा है, वो आपको जीडीपी नहीं बताता. तो जीडीपी रियल इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमिक हेल्थ का. ये आपको इनइक्वालिटी के बारे में नहीं बताता है, ये आपको पॉवर्टी के बारे में नहीं बताता है, ये आपको ह्यूमन एम्पावरमेंट के बारे में नहीं बताता है, ये आपको हैप्पीनेस के बारे में नहीं बताता है. इसलिए कई बार आपने सुना होगा भूटान में होता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस. ठीक है, भूटान में क्या चलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस. ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस. ठीक है, वहां पे देखते हैं लोग कितना खुश है. ठीक है, लोग अगर सारे खुश हैं, इसका मतलब वो कंट्री आपका, उसकी कंट्री की सारी कंडीशंस अच्छी है, इकोनॉमिक भी अच्छी है, सोशल भी अच्छी है, पॉलिटिकल कंडीशंस भी अच्छी है. जीडीपी में अब ऐसा हो सकता है ना कि भाई आप जीडीपी में एक ही कोई, जैसे आपके जीडीपी में कोई एक ही इंडस्ट्री हो, वही सब कुछ प्रोड्यूस कर रही हो, बाकी लोग वहां काम करते हैं, वो गरीब हो. तो ये जीडीपी मतलब रियल इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमिक हेल्थ का, ये आप याद रखना है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है. जीडीपी से बेटर इंडिकेटर तो आपका थोड़ा जीएनपी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. तो ये एक एक करके आगे देखेंगे, लेकिन जीडीपी हमें क्या बताता है कि आपकी इकोनॉमी में स्लो डाउन है या फिर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है. ठीक है, बूम है या बस्ट है, ये आपको जीडीपी बताता है. लेकिन कौन कितना अमीर हो रहा है, कौन कितना गरीब हो रहा है, ये आपको जीडीपी नहीं बताता है. तो जीडीपी आपको क्या बताता है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस करे, कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें और उनकी मनी वैल्यू कितनी है. उनकी मनी वैल्यू कितनी है, ये आपको जीडीपी बताता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंट्री में मान लो इंडिया है, इंडिया में मैं एक मार्कर बनाता हूँ, ओनली वन मार्कर. मान लो एक कोई फैक्ट्री है, वो सिर्फ एक मार्कर बनाती है, वो मार्कर आपका 60 रुपीज का है, और पूरे साल में मैंने सिर्फ ये एक मार्कर ही बनाया, तो मेरी जीडीपी कितनी हो गई, 60. क्योंकि जो मैंने प्रोड्यूस किया उसकी मनी वैल्यू कितनी है, 60 है. अब मान लो अगले साल मैं दो मार्कर बनाता हूँ, तो दो मार्कर बनाऊंगा, मान लो हर मार्कर 60 का है, तो दो मार्कर 120 के हो गए. सो माई जीडीपी विल बी 120. तो जनरली क्या होता है, जीडीपी आपकी पर ईयर मानी जाती है. मतलब हम जनरली इसको पर ईयर देखते हैं कि एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ. लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है कि आपको ईयरली लेनी है, आप क्वार्टरली भी मेजर कर सकते हो, आप 6 मंथली भी मेजर कर सकते हो, आप ईयरली भी कर सकते हो, या फिर आप मंथली भी कर सकते हो. लेकिन हमारे यहाँ पे क्या कन्वेंशन है, हम क्वार्टरली लेते हैं और क्वार्टरली को फिर ईयरली में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली,
जो आपका जीडीपी है वो हम क्वार्टरली देखते हैं, क्वार्टरली कितना रहा। जीडीपी क्या, ज्यादातर डेटा हम क्वार्टरली देखते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमने अपने ईयर को क्वार्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आपका Q1, Q2, Q3, Q4। हम क्वार्टर्स में क्यों देखते हैं? क्योंकि कंटिन्यूअसली अगर एक साथ ईयर का देखेंगे, इसलिए आपने देखा होगा आपके स्कूल या कॉलेजेस में आपके क्वार्टरली या मंथली या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं। क्यों? आपका असेसमेंट करने के लिए। यहाँ पे भी क्या है, आपके इकोनॉमी का असेसमेंट हो रहा है क्वार्टरली। मैंने आपको बताया था अगर 2 क्वार्टर से ज्यादा जीडीपी आपका नेगेटिव रहता है तो किस में चले जाता है, हम रिसेशन में चले जाते हैं। तो क्वार्टर्स देख के हमें प्रॉब्लम का पहले पता चल जाता है, तो फिर हम उसके हिसाब से स्टेप्स ले सकते हैं कि कैसे जीडीपी को इम्प्रूव किया जाए। तो यहाँ पे हमारी जो जीडीपी होती है वो क्वार्टरली होती है, और फाइनली हम देखते हैं पूरे साल का कि ईयरली क्या रहा ग्रोथ। इन चारों का मिला के एवरेज लेके हम पूरा ईयरली देखते हैं। इसलिए हो सकता है किसी क्वार्टर में आपके नीचे गई हो, किसी क्वार्टर में ऊपर गई हो, किसी में फिर ऊपर गई हो फिर नीचे गई हो, लेकिन ओवरऑल हम क्या देते हैं, एवरेज। और उसी को हम कहते हैं कि हमारा ईयरली जीडीपी ग्रोथ रेट इतना रहेगा। जो आप बार बार सुनते हो कि मूडी ने इतना बोला है, आरबीआई ने इतना बोला है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट इतना रहने वाला है। अब सोचो अभी हमारी पेंडेमिक की वजह से, कोरोना पेंडेमिक की वजह से जीडीपी बहुत डाउन चली गई है। जीडीपी बहुत डाउन चली गई है, तो जैसे ये इंप्रूव होगी, मैंने आपको बताया था वी शेप्ड रिकवरी। ठीक है, जब ये यहाँ पे है, जब ये इंप्रूव होगी इस तरीके से, तो जीडीपी ग्रोथ रेट आपका बहुत हाई दिखाई देगा ना आपको। आपको 10%, 12% इस तरह से आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि बहुत नीचे से ये आपका ऊपर आ रहा है। अदरवाइज जीडीपी 10-12% इतना नहीं बढ़ता है ग्रोथ रेट, लेकिन अब आपका नीचे से ऊपर आ रहा है, तो अचानक से ये क्या है, स्टीप राइज है। क्योंकि ऑलरेडी इस गड्ढे में जा चुकी है ना जीडीपी। इकोनॉमिक रिकवरी में मैंने आपको बताया था मॉडल्स। ठीक है, उस मॉडल्स में मैंने आपको ये वी शेप्ड वाला मॉडल बताया था। तो जब आप यहाँ पे हो, जैसे अगर आप यहाँ पे हो और आपका जीडीपी बढ़ा, तो थोड़ा सा इतना बढ़ा तो वो इतना स्टीप राइज नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पे हो, तो वो जब बढ़ेगा तो ये तो स्टीप राइज है। इसलिए जीडीपी ग्रोथ रेट आपको जब आगे बढ़ेगा तो वो ज्यादा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हो। ठीक है, अगर आप +4 से +5 में जाओगे तो एक डिफरेंस हुआ, लेकिन आप अगर -4 से अगर आप 0 पे भी आओगे तो 4 का डिफरेंस। नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पे आपका जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा दिखाई देगा। तो आप पेपर में पढ़ते होंगे कई बार कि जीडीपी ग्रोथ रेट इतना रहने वाला है, 10% रहने वाला है, 12%। इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, नहीं। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी गड्ढे से ऊपर आएगी तो वो ज्यादा ही दिखाई देगा आपको। ठीक है, समझ गए आप बात को? तो जीडीपी ग्रोथ रेट आपको ज्यादा इसलिए दिखाई देता है या ज्यादा इसलिए पेपर में लिखा रहता है क्योंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहे हो। नेगेटिव से पॉजिटिव में आओगे तो आपको ज्यादा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। अब क्या है, जीडीपी कैलकुलेशन के बहुत सारे मेथड है हमारे पास। जीडीपी निकालता कौन है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, ये जीडीपी का डेटा देता है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है। ठीक है, मतलब आप बहुत तरीके से कर सकते हो, लेकिन 3 मेथड इनमें मेन है जिनसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये 3 मेथड आपसे डायरेक्टली या तो पेपर में पूछे जा सकते हैं मेंस में, या फिर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है आंसर। पहला मेथड है आपका प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। सेकंड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एंड थर्ड इज योर इनकम मेथड।
हम जनरली ये वाला मेथड यूज करते हैं, CSO। अब तो खैर उसने चेंज कर दिया, लेकिन वो आगे देखेंगे। जनरली ये वाला मेथड यूज होता है ज्यादातर जगह पे। लेकिन आप इनमें से किसी भी मेथड से जीडीपी कैलकुलेट कर दो, योर जीडीपी विल रिमेन सेम। किसी भी मेथड से कर लो। तो हम क्या करते थे, हम तीनों से कैलकुलेट करते थे और चेक करते थे, क्रॉस चेक की क्या सेम है, ये क्या सेम आती है, तीनों से कर लो आप। ठीक है, पहली चीज तो ये तीन मेथड आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर जीडीपी से पूछा जाएगा तो तीनों मेथड में से कुछ पूछा जाएगा। बाकी जीडीपी और इन्फ्लेशन में क्या रिलेशन है, ये तो अब आपको पता ही है। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जीडीपी पे क्या फर्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो जीडीपी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, जीडीपी बढ़ाने के लिए कितना इन्फ्लेशन रखना चाहिए, दोनों में क्या रिलेशन है, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो जीडीपी होती है ना, ये आपकी, ये आप ध्यान रखना कि जो गुड्स एंड सर्विसेज की मैंने बात की है, वो आपकी कंट्री के बाउंड्री में जो प्रोड्यूस हुए हैं, यानी विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि मैं कनाडा गया और वहां पे मैं पैसा कमा रहा हूँ, वो मेरे जीडीपी में काउंट होगा, नहीं। वहां मैंने कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज दी, नहीं, वो मेरी जीडीपी में काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर कोई यूएस का बंदा आके इंडिया में फैक्ट्री लगाता है और वो इंडिया में गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जीडीपी आपको रियल पिक्चर नहीं देता है इकोनॉमी का। वो आपको बता ही नहीं रहा है कि बाहर वालों ने यहाँ कितना प्रोड्यूस किया और इंडिया वालों ने बाहर कितना प्रोड्यूस किया। जीडीपी सिर्फ आपको बता रहा है कि विद इन कंट्री कितना प्रोडक्शन हुआ, उसकी मनी वैल्यू कितनी है गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो उसमें आपके फॉरेनर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं जो बाहर से आके इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया वाले बाहर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक्सक्लूड हो गए। यानी कि जीडीपी आपको ये भी नहीं बताता कि भाई कितने फॉरेनर्स ने आके इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर इंडिया वाले बाहर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। जीडीपी सिर्फ आपको एक पिक्चर देता है किसकी, कि आपकी इकोनॉमी ने कितना प्रोड्यूस किया। उस इकोनॉमी में कोई भी हो सकता है, यहाँ पे बाहर वाला भी हो सकता है, इंडियंस भी हो सकते हैं, जोग्राफिकल बाउंड्री। लेकिन आप सोचो कि जो फॉरेनर है वो तो अपना पैसा लेके चला जाएगा ना, जितना कमाया। तो वो जीडीपी में तो मेरे को दिख रहा है कि भाई बहुत कमाया, लेकिन वो तो अपना पैसा लेके चला गया। इसलिए जीडीपी रियल पिक्चर नहीं देता है इकोनॉमी। इसलिए हम बाकी के कैलकुलेट करते हैं, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये सारे हम चीजें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जीडीपी आपको रियल पिक्चर नहीं दे पाता। ठीक है, तो ये है जीडीपी का आपका। अभी हम देखेंगे एक एक मेथड कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ टॉपिक्स भी हैं आपके, इन्वेंटरी, डेप्रिसिएशन, जो आपके 12th मैक्रो इकोनॉमी के टॉपिक है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं। कुछ आपके 12th की जो बुक मैंने बताई थी उसमें कुछ टॉपिक थे, इन्वेंटरी, फ्लो वेरिएबल, ये भी आज डिस्कस करेंगे, फ्लो वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल, देन यू हैव डेप्रिसिएशन। ये टर्म से ये पूछ लेता है यूपीएससी। यूपीएससी क्या, और जो अगर आप सीडीएस वगैरह लिखते हो या जेकेएसएसबी, इस तरह के वहां तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे कि आपका जीडीपी किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ठीक है, अलग अलग मेथड्स तीनों के तीनों, और उन तीनों में क्या क्या रिलेशन, और बाकी सारे ये जो आपके जीएनपी, इन सब में रिलेशन। जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। नेशनल इनकम क्या होती है, इन सब में रिलेशन, और इनका जीडीपी से क्या रिलेशन। अब देखो ये सब मिलके भी आपका एनएन जीएनपी से बेटर इंडिकेटर है। जीएनपी बेटर इंडिकेटर क्यों, क्योंकि जीएनपी आपको बता देगा कि फॉरेनर्स ने कितना अर्न किया इंडिया में और इंडियंस ने बाहर कितना अर्न किया। लेकिन जीएनपी भी आपको इनइक्वालिटी के बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी और इन सब के लिए जीडीपी वगैरह नहीं बता पाते, इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है।
आपका यूएनडीपी एक रिपोर्ट निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको बताती है कि कितनी इनइक्वालिटी है, ठीक है, इंडिया कितना पीछे है, इंडिया में कितना मतलब इनइक्वालिटी, वो सब चीजें आपको कहां से पता चलती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से। जीडीपी आपको नहीं बताएगा इनइक्वालिटी और पॉवर्टी के बारे में। जीडीपी सिर्फ आपको बता देगा कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, और जीडीपी ये भी नहीं बताता है कि फॉरेनर्स ने कितना कमाया, इंडियंस ने बाहर से कितना कमाया, वो आपको बताता है जीएनपी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जीडीपी को थोड़ा सा डिटेल। तो जीडीपी की सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कोई भी देखो, सीधी सी बात है, जीडीपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लो आपके जीडीपी और इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो बाई चांस, first you have to write down definition of GDP in one line and then definition of inflation in one line. That is the best way to write answer. ठीक है, आप डायरेक्ट शुरू नहीं करो कि जीडीपी और इन्फ्लेशन कम होगा तो जीडीपी पे ये इम्पैक्ट होगा, नहीं। फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन, फर्स्ट डिफाइन कीवर्ड्स, डिफाइन कीवर्ड्स। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं जीडीपी वगैरह इनकी डेफिनेशन पढ़ाने, यहाँ पे काम आएंगे। किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको पहले कीवर्ड्स को डिफाइन करना है। कीवर्ड्स डिफाइन करते हैं, एग्जामिनर को पता चल जाएगा हाँ भाई तुम्हें पता है, और एक बार आपका पॉजिटिव इंप्रेशन चला गया, यू विल गेट वेरी गुड। ओके, लोग क्या करते हैं फटाफट में बस डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, इधर उधर की बातें लिखेंगे लेकिन इनको डिफाइन नहीं करेंगे। यू हैव टू डिफाइन कीवर्ड। ठीक है, मेंस के लिए पूछते रहते हैं लोग कैसे लिखना है, यू हैव टू डिफाइन कीवर्ड्स आल्सो इन जीएस आल्सो एंड इन एसए आल्सो। ठीक है, so gross domestic product GDP is the total money value of all final goods and services। देखो this word is important, final goods and services को include करता है, produced within the geographical boundary of a country during a specific time period, generally 1 year। ठीक है, final goods and services, this final word is important। जीडीपी की डेफिनेशन 50 बार यूपीएससी ने पूछी है प्रीलिम्स में। व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उसमें ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, टोटल मनी वैल्यू और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे ये 2 वर्ड मिसिंग है। ठीक है, टोटल चलो मिसिंग हो भी जाए लेकिन फाइनल शुड बी देयर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर फाइनल भी नहीं है, आपके पास मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और बाकी के सारे तीनों ऑप्शन अलग हैं, तो फिर तो यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। इन सिंपल टर्म्स, जीडीपी इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद देयर फाइनल प्राइस वैल्यू। कई बार उसने घुमा के ये वाला भी ऑप्शन दिया है, जीडीपी कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द कांस्टेंट प्राइस, ये ध्यान रखना, कांस्टेंट प्राइस एंड एट करंट प्राइस। जैसे मान लो आज की डेट में मैं जीडीपी निकालता हूँ, वो मेरी नॉमिनल जीडीपी होगी। आज की डेट में मैं कोई भी जीडीपी निकालता हूँ, वो मेरी नॉमिनल जीडीपी होगी, और उसी को मैं बोलूंगा करंट मार्केट प्राइस पे मैंने निकाली, करंट मार्केट प्राइस पे मैंने निकाली। अब इसमें क्या है, इन्फ्लेशन आपका इंक्लूडेड है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया आपने, लेकिन जब मैं इसी नॉमिनल जीडीपी को एडजस्ट करूंगा किसके साथ, इन्फ्लेशन के साथ, जब इन्फ्लेशन के साथ इसको एडजस्ट करूंगा, इन्फ्लेशन के साथ कैसे एडजस्ट करूंगा, बेस ईयर को यूज कर,
कि भाई जो बेस ईयर था उसमें इनकी प्राइसेस इतनी थी, अब इतनी है। तो जब मैं इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करता हूं तो मेरी जो जीडीपी निकल के आती है उसको कहते हैं कांस्टेंट मार्केट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस पे। कांस्टेंट प्राइस मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड, और जो कांस्टेंट प्राइस पे निकल के आती है उसको कहते हो आप रियल जीडीपी। देखो इन्फ्लेशन तो है ना सिस्टम में, तो आज की डेट में मैं कोई भी चीज की प्राइस निकालूंगा तो इन्फ्लेशन की वजह से वो बहुत ज्यादा दिखाई देगी। लेकिन क्या आपकी कंट्री ने इतनी चीजें प्रोड्यूस करी है? नहीं। ये इतना ग्रो किया है? नहीं। वो इन्फ्लेशन की वजह से आपको ज्यादा प्राइस दिखाई दे। तो इन्फ्लेशन के साथ, जब आप इन्फ्लेशन के साथ इंक्लूड करते हो प्राइस को, तो वो आपकी नॉमिनल जीडीपी होती है, जिसे हम जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं। करंट मार्केट प्राइस मतलब जो चल रहा है, इन्फ्लेशन जो भी है वो हमने इंक्लूड उसमें कर लिया कि इन्फ्लेशन चल रहा है, चल रहा है। लेकिन जब उसको हम बेस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे, जब उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे कि आज की डेट में एक कार 10 लाख की है, तो बेस ईयर जो जीडीपी का है उस समय एक कार कितने की थी, जब हम उसको उससे 2011-12 में एक कार कितने की थी, जब उससे हम कंपेयर करेंगे कि इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया, इसकी वजह से जीडीपी दिखाई दे रही है इतनी ज्यादा, अदरवाइज जीडीपी आपकी इतनी होनी चाहिए। तो जब हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हैं किसी चीज को तो वो रियल कहलाता है, वो रियल कहलाता है। अब वो आपका नॉमिनल इन्फ्लेशन भी हो सकता है, रियल इन्फ्लेशन भी होता है। ठीक है, कुछ भी चीज अगर आप करंट मार्केट प्राइस में कैलकुलेट करोगे दैट इज नॉमिनल, जब उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करोगे दैट इज रियल। जब करंट मार्केट प्राइस होती है वो करंट मार्केट प्राइस होती है, जब उसको आप इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हो तो कांस्टेंट प्राइस हो जाती है। तो जीडीपी दो तरीके से निकलती है, नॉमिनल और फिर बेस ईयर के साथ कंपेयर करके उसको हम निकालते हैं आपकी रियल जीडीपी। कैसे होता है? ठीक है, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको जीडीपी तो निकालने नहीं है, आप सीएसओ में तो काम करते नहीं हो। लेकिन ये कैसे काम करता है, कैसे काम करता है समझो। जैसे मान लो आपका ये इसका बेस ईयर 2011-12 है और अभी आपका चल रहा है 2021-22। ठीक है, इससे पहले क्या था? 2020-21। मान लो किसी 2011-12 में हम कोई चीज प्रोड्यूस करते थे और हमारा उस समय जीडीपी था मान लो 100। ठीक है, वही चीज जो प्रोड्यूस करी उसकी प्राइस 100 थी। ठीक है, कोई भी, ये बेस ईयर है, बेस ईयर में सारी चीजें बास्केट में है जिनकी प्राइसेस हमें पता है। अब मान लो यहाँ पे मैंने जीडीपी निकाली अपनी नॉमिनल, और मान लो मेरी नॉमिनल जीडीपी आती है आपकी 140। ठीक है, 140 आई आपकी नॉमिनल जीडीपी। अब अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 40% का आपका इंक्रीज है जीडीपी। अब दो चीजें होती है, और मान लो यहाँ पे 140 आई और यहाँ पे मैंने नॉमिनल निकाली, मान लो मेरी 150 आई। कम आनी चाहिए क्योंकि स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए हाई, कम भी कर सकते हो आप, लेकिन अभी आप समझो बात को, कम करके भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है, ये तो नॉमिनल है। अब मैं इसको इसके इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करूंगा बेस ईयर को यूज करके। वो कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर यूज करते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। अभी के लिए आप इतना समझो कि नॉमिनल जो है वो इन्फ्लेशन उसमें है तो इन्फ्लेशन के साथ तो एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लो नॉमिनल करने के बाद मेरी ये 140 जो है ये हो गई मेरी 120। ठीक है, और आपने इस नॉमिनल को इसके साथ एडजस्ट किया, तो इसको नॉमिनल को एडजस्ट करने के बाद ये हो गई आपकी 122। अब क्या होगा? अब आप देखोगे कि आपने इनको एडजस्ट किसके साथ किया? बेस ईयर के साथ। बेस ईयर के साथ एडजस्ट किया तो इन्फ्लेशन तो हमेशा बढ़ता ही। ठीक है, बहुत रेयर केस होगा जिसमें इन्फ्लेशन कम हुआ है पूरे साल में, तो वहां पे जीडीपी थोड़ी और बढ़ जाएगी अगर इन्फ्लेशन कम हुआ है। लेकिन एडजस्ट करने के बाद आपकी जीडीपी, अब हम देखेंगे कि इन दोनों में
कितना फर्क आया जीडीपी ग्रोथ रेट में। तो जीडीपी ग्रोथ रेट में 120 थी, यहाँ पे आपकी 122 है, तो कितना ग्रोथ होगा? 122 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120। यानी कि जो आपका ग्रोथ रेट होता है वो हम कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स का देखते हैं। जब आप कहते हो ना कि जीडीपी ग्रोथ रेट इतना है, तो वो कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स का देखते हैं कि पिछले साल इतनी थी, इस साल इतनी है। लेकिन जब हम उसको एडजस्ट करते हैं नॉमिनल से रियल में, तो हम उस समय बेस ईयर देखते हैं। समझ गए बात को आप? तो हर जीडीपी, किसी भी साल की जीडीपी हो आपकी, 2011 के बाद 2012-13 की, 13-14, 15-16, 16-17, ऐसे करके जो भी रही होगी वो नॉमिनल आई होगी, फिर उसको इसके साथ एडजस्ट किया होगा, फिर वो रियल आई होगी। ऐसे इसको भी इसके साथ एडजस्ट किया होगा, फिर रियल आई होगी, फिर इन दोनों में हमने देखा होगा कि कितना डिफरेंस है, ग्रोथ रेट बढ़ा है या कम हुआ है। मान लो यहाँ पे जीडीपी आपका 130 हो जाता है ये, और ये 122 की जगह 119 हो जाता है, तो अब नेगेटिव आता है, इसका मतलब ग्रोथ रेट कम हुआ है। तो आपका जीडीपी निकालने का ये तरीका है। पहले हम जीडीपी आपकी नॉमिनल, आपको पता ही है नॉमिनल तो सबको पता होती है करंट मार्केट प्राइस पे, उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करते हैं तो आपको रियल जीडीपी मिलता है। फिर हम देखते हैं कि उससे पहले वाले साल में कितनी थी और इस साल कितनी है, उन दोनों में हम रिलेशन निकालते हैं, उससे हमें जीडीपी ग्रोथ रेट मिलता है। और आपको पहले ही पता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पहले ही पता है कि किसी भी चीज का ग्रोथ रेट निकालने का क्या तरीका है। इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लो आपका 2021 में और 20, जिनका थोड़ा मैथमेटिक्स वीक है उनके लिए बता देता हूँ। मान लो इस समय आपका कोई भी क्वांटिटी है वो आपकी 20 थी, और यहाँ पे वो क्वांटिटी आपकी 23 हो गई। तो ये इनिशियल वैल्यू होती है, ये फाइनल वैल्यू होती है। तो निकालने का तरीका क्या होता है? फाइनल में माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। ठीक है, ये तरीका होता है निकालने। वैसे मैं तो डायरेक्ट, हम तो डायरेक्ट, जिसको आता है थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स वो डायरेक्ट निकाल लेता है कि 20 का 10% 2 और 5% 15% इंक्रीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? 15%। ओके, तो चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। तो ये आपका किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट प्राइस पे क्या होती है? So GDP can be expressed at the constant price and at the current price. Constant price calculations are inflation adjusted real GDP, while current price calculations include the inflation component to nominal GDP. और जीडीपी को आप फैक्टर कॉस्ट पे भी एक्सप्रेस करते हो और साथ में मार्केट प्राइस पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फैक्टर कॉस्ट में और मार्केट प्राइस में क्या रिलेशन होता है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस फॉर्मूले पे। आगे डिस्कस करेंगे, अभी भी बता सकता हूँ लेकिन आगे डिटेल में आएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका ऐसे कैसा है, एनसीईआरटी की आपकी बुक से उठाया गया है। आपकी एनसीईआरटी की सेकंड जो चैप्टर है वो जीडीपी है, मैक्रो का सेकंड चैप्टर आपका जीडीपी है। उसका ये फिगर 2.1 पहला ही फिगर है उसका, वो उठाया गया है ऐसे कैसे। इंपॉर्टेंट है, जीडीपी समझाने के लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो समझो इसको क्या है। ये आपकी कोई भी फर्म है, देखो सारा खेल गुड्स एंड सर्विसेज पे चलेगा। ये गुड्स एंड सर्विसेज, इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए सिंपल इकोनॉमी। कैसे इनकम का फ्लो होता है देखो। अब क्या हो रहा है, कोई भी फर्म होगी, बहुत सारी फर्म्स है, फर्म्स क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और हाउस होल्ड्स उनको खरीदते हैं ना हाउस होल्ड्स। जैसे मैं हूं, आप हो, अंबानी है, अंबानी का भी घर तो हो गई।
फर्म्स ने कुछ भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करी वो हाउस होल्ड वाले खरीदते हैं, ठीक है। और साथ में क्या होता है, हाउस होल्ड वाले फर्म्स में कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कोई वहां पे जॉब करता होगा, किसी ने लैंड दी है, किसी ने लेबर दिया है, किसी ने कैपिटल प्रोवाइड कराया है, कोई आपका एंटरप्रेन्योर है जो अपनी मेहनत दे रहा है, रिस्क ले रहा है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब अगर लैंड दिया है तो उसके बदले वो रेंट लेगा। अगर आपने लेबर दिया है तो उसके बदले आप वेजेस लोगे। अगर आपने कैपिटल दिया है तो उसके बदले आप इंटरेस्ट लोगे। और अगर आपने एंटरप्रेन्योर हो तो आप अपना प्रॉफिट लोगे। समझ रहे हो? तो ये आपके फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए चार चीजें चाहिए होती है आपको। लैंड चाहिए जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह कुछ भी लगा सको, काम करने वाला चाहिए, पैसा चाहिए, और रिस्क लेने वाला चाहिए। ये चार चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। और ये चार चीजें चाहिए तो ये अपना रिम्यूनरेशन लेंगे। तो इनके रिम्यूनरेशन क्या है? जिसने लैंड दिया वो रेंट लेगा। सारा खेल जीडीपी का यहीं पे ही है, इस पूरे डायग्राम में। जिसने लैंड दिया वो रेंट लेगा, वेजेस, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, उसने कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसने कुछ प्रोड्यूस किया, दो कंपनी उन्होंने कुछ। अब गुड्स एंड सर्विसेज उन्होंने जितने प्रोड्यूस करे, अगर मैं उनकी वैल्यू निकालू तो वो मुझे जीडीपी दे देगा, ठीक है। तो अगर आप इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे जीडीपी निकालते हो कि किसने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, तो वो बी पॉइंट पे जो निकालते हैं वो होता है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। बी पे निकालोगे तो प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, आगे डिटेल में आएगा। अब देखो क्या है कि फर्म ने कुछ भी प्रोड्यूस किया, कुछ भी प्रोड्यूस किया, उनको कौन खरीदेगा? हाउस होल्ड्स वाले खरीदेंगे, ठीक है। सारे जो भी आपका सामान है वो सारे हाउस होल्ड्स वाले खरीद लेंगे, या फिर जो बचा वो फर्म के पास है वो भी हाउस होल्ड्स में इंक्लूड हो जाएगा। मतलब जो प्रोडक्ट, जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया वो बेचने के लिए किया, तो उस पर हाउस होल्ड्स वाले अब खर्चा करेंगे। तो खर्चा करेंगे तो वो क्या, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए मनी स्पेंड करेंगे। तो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू क्या होगी, जितनी उसमें मनी स्पेंड होगी। तो अगर मैं हाउस होल्ड्स ने कितनी मनी स्पेंड करी, अगर वो भी कैलकुलेट कर लूं तो भी मुझे अपना जीडीपी मिल जाएगा कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कितनी है। तो अगर मैं इस ए पॉइंट पे कैलकुलेट करूं, देखो पहले ऐसे जा रहा है यार, यहाँ बी पॉइंट पे। अब इन्होंने हाउस होल्ड से कितना स्पेंड किया, अगर मैं ए पॉइंट पे कैलकुलेट करूं, दैट इज माय एक्सपेंडिचर मेथड। दैट इज माय एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। आगे और डिटेल में आएगा, अभी के लिए इतना समझो, एक्सपेंडिचर मेथड। अब क्या है, इन लोगों ने अपनी सर्विसेज दी, लैंड, लेबर, कैपिटल। आपको पता है फर्म ने जितना भी पैसा कमाया वो इन चारों में ही बटेगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। यानी इनको जो वो फैक्टर पेमेंट्स देगी, जिसने लैंड दिया उसको रेंट देगी। जैसे मान लो 100 रुपए ही कमाए, 100 में से 25 रेंट दे दिया, 25 वेजेस दे दिए, 25 इंटरेस्ट दे दिया और 25 प्रॉफिट बच गया। तो अगर मैं इन चारों को भी जोड़ दूं तो भी मुझे मेरा जीडीपी मिल जाता है। यानी अगर आप यहाँ पे फैक्टर पेमेंट्स, यानी हाउस होल्ड्स की इनकम कितनी है, ये सब हाउस होल्ड्स में ही आएंगे ना भाई, लैंड, लेबर, कैपिटल इन्होंने प्रोवाइड कराया। तो अगर मैं इस सी पॉइंट पे देख लूं कि हाउस होल्ड्स की इनकम कितनी है तो भी मुझे मेरा जीडीपी मिल जाएगा। तो इस सी पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करते हो, दैट इज इनकम मेथड। जीडीपी में कुछ भी प्रोड्यूस हुआ वो इन चारों में ही बटेगा, रेंट के फॉर्म में जाएगा। अंबानी है, अंबानी ने कुछ भी प्रोड्यूस किया तो उसने लैंड ली होगी, उसको रेंट देगा, जो उसके वर्कर्स है उनको वेजेस देगा, जहां से लोन लिया होगा उसको इंटरेस्ट देगा, और जो प्रॉफिट होगा वो खुद के पास रखेगा।
इसके अलावा तो पैसा कहीं नहीं जाएगा, रहेगा इनके पास ही। तो इन चारों को अगर मैं जोड़ दूं तो भी मुझे मेरा जीडीपी मिल जाएगा। या फिर कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की थी, अगर उनको ऐड कर दूं तो भी मुझे मेरा जीडीपी मिल जाएगा। या फिर आपने उस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कितना पैसा खर्च किया, अगर वो सारा पैसा भी मैं जोड़ दूं तो भी मुझे जीडीपी मिल जाएगा। यानी जीडीपी मेरा गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हुए उनकी वैल्यू निकाल के मिल सकता है, तो प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। कितना उन पे खर्चा हुआ उससे भी मिल सकता है, तो एक्सपेंडिचर मेथड। कितना पेमेंट किया गया फैक्टर्स को, उनको भी निकाल लो तो वो मेरा इनकम मेथड। तो देयर आर 3 मेथड्स, और आप तीनों में से किसी से भी निकाल लो, जीडीपी विल रिमेन सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एवरी इकोनॉमी वर्क्स ऑन दिस कंसेप्ट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने आपको बैंक्स के केस में भी ये चीज समझाई थी। यहाँ पे बैंक्स थे, यहाँ बीच में आपके, यहाँ बैंक्स और बिजनेसमैन थे, और बीच में आपके हाउस होल्ड और बिजनेसमैन थे, और बीच में बैंक्स थे। वहां पे मैंने आपको समझाया था कि कैसे बैंक्स में पैसा जाता है हाउस होल्ड वाले, और कैसे बिजनेसमैन को मिलता है। ठीक है, जब हमने बैंकिंग देखी थी तो वहां पे भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा था। यहाँ पे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू जीडीपी। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाउस होल्ड वाले ही खरीदेंगे, हाउस होल्ड वाले ही काम कर रहे हैं, उन्हीं को फैक्टर पेमेंट मिलेगा। यही सारे आपके फैक्टर्स हैं। और कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए 4 चीजें चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। चारों इशू, और ये अपने बदले में अपना पैसा तो लेंगे ही लेंगे। तो पैसा जो है वो इन तीनों मेथड से किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप जीडीपी। जीडीपी विल रिमेन से। ठीक है, हटा दे रहे इसको, स्क्रीनशॉट दे दो। ये डायग्राम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। देखो, ये वही सेम चीज है। देख, ये एक्सपेंडिचर मेथड जो हम निकाल रहे थे, वही सेम चीज लिखी हुई। ये बी पे जो निकाल रहे थे, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। और यहाँ पे सी पे जो निकाल रहे थे, ये इनकम मेथड। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से? लैंड। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? इन पे कार्ल मार्क्स ने बहुत बात की है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। कौन कौन से होते हैं? लैंड। आपको लैंड चाहिए ही, कुछ भी शुरू करना है तो छोटी चाहिए भले ही से। लेबर, काम करने वाले चाहिए। कैपिटल, पैसा चाहिए। और साथ में एंटरप्रेन्योर। तो ये 4 आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये अपने रिम्यूनरेशंस लेंगे, जो लैंड देगा वो आपसे रेंट लेगा, जो आपको काम कर रहा है वो वेजेस लेगा, जो आपको कैपिटल दे रहा है वो इंटरेस्ट लेगा, और जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना प्रॉफिट लेगा। तो दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और वो बदले में अपने रिम्यूनरेशंस लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये डायग्राम, पीछे वाला या ये वाला जो आपको पसंद है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको अपने हिसाब से सही कर लीजिए। वो मैंने बता दिया आपको प्रोडक्ट। क्या है, आपके इसमें कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो वहां आप पूछ सकते हो। अब वही जीडीपी हमें पढ़ना है, तो अब देखो एक एक करके पढ़ते जाते हैं फटाफट। यहाँ पे सबसे पहले जीडीपी की डेफिनेशन है। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द geographical boundary of a country during a specific time period, generally 1 year. ठीक है, GDP can be calculated using 3 methods. Okay, first is expenditure method, which takes into account spending which the firm receives. समझ गए आप बात को? जो भी हाउस होल्ड स्पेंड करेंगे वो फर्म के पास पैसा जाएगा। Second is product method, product or value added method, which takes into account the amount of goods and services produced by all the firms in the economy. ठीक है, आगे डिटेल में आए। इनका मेथड which takes into account the factor payments received by the factors of production. तो 3 तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो आप 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो।
फर्म जो रिसीव कर रहा है पैसा, स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर मेथड। जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, जितनी भी फर्म्स ने उनको ऐड कर दो, तो ये आपका प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। और अगर आप फैक्टर्स, जो फैक्टर है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनको आपने कितना पेमेंट किया उसको भी ऐड कर दो, तो आपका इनकम मेथड। आप ए पे, बी पे, सी पे, तीनों पे कहीं भी कैलकुलेट कर लो, वैल्यू आपकी सेम आएगी, वैल्यू आपकी सेम आएगी, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इन दी अबाउ डायग्राम जो अभी आपको दिखाया, वी कैन कैलकुलेट जीडीपी एट 3 पॉइंट्स और 3 डॉटेड लाइंस, दैट इज एट ए it will be the expenditure method, at B product और value added method, and at C income method। ठीक है, तीनों जगह पे से कहीं भी कैलकुलेट कर लो। how much complex and economic system is the GDP calculated by any of these methods will be the same, however the most widely used method is product और value added method। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी से ऐसे कैसे उठाई गई फ्रॉम योर एनसीईआरटी 12th क्लास। ये सारी, क्योंकि उसमें जितना अच्छा इसको डिफाइन कर रखा है किसी बुक में नहीं लिखा है, तो कहते हैं ना, इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो जो चीज एनसीईआरटी की अच्छी है वो ऐसे कैसे आपके वर्बेटिम मैंने लिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो ये आपके तीनों की डेफिनेशन क्या होते हैं वैसे समझा दिया, और साथ में कहीं पे भी कैलकुलेट कर लो, कितना ही कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम हो, इन तीनों मेथड से आप कैलकुलेट करोगे, वैल्यू विल रिमेन सेम। ओके, अब पढ़ते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, कंसेप्ट है इन्वेंट्री, वो भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आगे कंसेप्ट समझने के लिए इन्वेंट्री, ये भी आपका कहां से उठाया गया, एनसीईआरटी से। इन्वेंट्री एनसीईआरटी से उठाया गया, ठीक है। इन्वेंट्री की डेफिनेशन पहले देखो, ये याद रखनी है डेफिनेशन। द स्टॉक, प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में नहीं। द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल that a firm carries from one year to another year is called inventory। पहली बात तो डेफिनेशन, कौन कौन सा, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल दैट ए फर्म कैरीज from one year to another year। First thing is definition of inventory। Now second thing that is very important, this one, this line is very important। Inventory is a stock variable, whereas change in inventory is a flow variable। Inventory is a stock variable, whereas change in inventory is a flow variable। कैसे, समझो बात को। क्या होता है इन्वेंट्री, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया पेपर में। जैसे हमारे यहाँ पे भी एआई में भी इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री हर जगह पे होती है। यानी कुछ आपके गुड्स होते हैं जिनको आप स्टॉक में रखते हो कि इनकी जरूरत पड़ सकती है, तो इन्वेंट्री क्या है, वो चीज जो आप स्टॉक में रखते हो। जैसे मान लो एक कोई कंपनी वो शर्ट बनाती है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कई बार आप गूगल वगैरह पे जाते हो तो सर्वे वगैरह आते हैं, फॉर्म होते हैं सर्वे के, ठीक है। तो और कई लोग सर्वे करते भी हैं, तो आपको पता है लोग एमबीए वगैरह क्यों करते हैं, मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ठीक है। कई लोग बिजनेस करते हैं फेल हो जाता है, कई लोग बिजनेस करते हैं अच्छा चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि आपको कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले पहले आपको देखना पड़ेगा मार्केट में डिमांड और सप्लाई का क्या कंसेप्ट। क्या मैं जो शर्ट बना रहा हूँ वो बिकेगी या नहीं बिकेगी, बिकेगी तो कितनी बिकेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरी शर्ट की डिमांड 1000 की और मैंने बना दी 1 लाख। जैसे मान लो अभी आपके
अभी जो आपका जेकेएस का एग्जाम होगा या यूपीएससी का मान लो एग्जाम है, मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास में 200 बच्चे आएंगे और मैं एक बड़ा हॉल ले लूं 5000 बच्चों के टाइप, जिसमें 5000 बच्चे आ जाए, उसका रेंट भी ज्यादा देना पड़ेगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा तैयार, तो क्या ये सही चीजें नहीं ना, मैं घाटे में चला जाऊंगा, थोड़े दिनों में बंद करना पड़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट। तो जितनी भी कंपनीज होती है वो सबसे पहले यही चीज देखती है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सी जो कंपनीज होती है, कार मैन्युफैक्चरर या ऑटोमोबाइल, काफी आपकी डूब भी जाती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नोकिया क्यों बर्बाद हुआ, वो इसी वजह से बर्बाद हुआ, मार्केट को समझ नहीं पाए। मार्केट को समझना बहुत जरूरी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। अब क्या है, डिमांड और सप्लाई में क्या होता है, यहाँ पे स्टॉक काम में आता है। मान लो ये शर्ट बनाने वाली कोई कंपनी है, एक्स कंपनी है, इसको पता है कि मेरी 1000 शर्ट ही बिकेगी साल में। अब इसने 1000 शर्ट बनाई, लेकिन क्या हो कि इमरजेंसी में डिमांड थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बनी हुई है ज्यादा, लेकिन अचानक से क्या हो कि इसकी शर्ट पसंद आ जाए और थोड़ी डिमांड बढ़ जाए। अभी अगर टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाएगा तो उससे भी क्या है, इसकी जो ब्रांड नेम है वो खराब होगा। तो क्या करते हैं, हर कंपनी कुछ चीजें आपकी स्पेयर में रखती है। तो इसने 100 शर्ट्स बनाई, तो मान लो इसने 200 शर्ट्स स्पेयर में रखी, वो है इसकी इन्वेंटरी। वो है इसकी इन्वेंटरी। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो इसने 1000 बनाई और इसकी बिकी सिर्फ 900। 1000 बनाई, बिकी इसकी 900। अब क्या होगा, यहाँ पे 100 बच गई, वो 100 का ऐड हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो अब इसके पास कितने हो गए, 200 प्लस 100, 300 हो गए। ये कहलाता है चेंज इन इन्वेंटरी। अब आप देख रहे हो, इन्वेंट्री 200 फिक्स की इसमें, ये फिक्स है, वो मार्केट का पूरा एनालिसिस करके, लेकिन डिमांड और सप्लाई में मिसमैच होने की वजह से उसकी इन्वेंट्री में चेंज आ गया। तो ये जो इन्वेंट्री, ये तो स्टॉक वेरिएबल है, ये तो फिक्स है, लेकिन चेंज इन इन्वेंट्री क्या है, फ्लो वेरिएबल, ये चेंज हो रहा है, ये फ्लो वेरिएबल। जैसे आपने, ये आपका कोई ड्रम है मान लो, ये कोई, या फिर ये आपका कोई इस तरह से कोई आपका कंटेनर है, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, ये इतना इसके ये है इसका मैक्सिमम वॉल्यूम। अब अगर बारिश होगी, ठीक है, तो यह चेंज होगा, ओवरफ्लो होके जाएगा, और अगर यहाँ पे आप इनलेट लगा के पानी निकालना चाहोगे तो भी इसके चेंज होगा। ये जो फिक्स वॉल्यूम है इसका, ये तो इसका स्टॉक है कि इतना मुझे रखना है, लेकिन उसमें जो भी चेंज होगा वो आपका फ्लो वेरिएबल। अब मान लो दूसरा केस, अब क्या होगा, अब यहां तक समझ आ गया। अब इसकी 900 ही बिकी, अब इसको पता है कि इसके पास 100 ज्यादा है इन्वेंट्री में, लेकिन इसको रखनी कितनी है, 200 ही रखनी है। तो अगली बार ये अगले साल कितनी बनाएगा, सिर्फ 900 ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि 100 यहाँ पे एक्स्ट्रा है इसके पास ऑलरेडी। अब मान लो इसकी 900 के बजाय क्या बिक गई, 900 बनाई और इसकी 1100 बिक गई। अब ये 300 थी यहाँ पे इन्वेंट्री में, उस 300 से इसने 200 ले ली। अब इन्वेंट्री में कितनी बच गई, चेंज इन इन्वेंट्री 100। अब चेंज इन इन्वेंट्री कितना हो गया, 100 हो गया। समझ गए आप बात को। अब क्या करेगा ये अगले साल, यहाँ तो इसको 200 ही रखना है, तो 1100 बिकी है, तो अब अगली साल कितनी बनाएगा, ये 1200 बनाएगा, 1100 बेचने के लिए और 100 यहाँ पे ऐड करने के लिए। इस तरीके से स्टॉक और फ्लो वेरिएबल का कंसेप्ट होता है। इन्वेंट्री जो आपकी फिक्स है वो आपका स्टॉक वेरिएबल है।
लेकिन उसमें हर साल चेंज होगा, वो आपका फ्लो वेरिएबल है। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए इतना याद रखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो सारा खेल क्या है कि आपकी जो आपने इन्वेंट्री में कितना शुरू में आप रखना चाहते हो, ये पूरा मार्केट एनालिसिस कर। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं इन्वेंट्री में 5,000 शर्ट रखूं, नहीं ना। क्यों? क्योंकि 5,000 शर्ट आपने साइड में रख के पटक दी, वो किसी काम की नहीं है, वो आपने स्टॉक में रखी है। नहीं, इन्वेंट्री में लिमिटेड रखा जाता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब क्या मशीनरी, अगर आप इतना बड़ा अमाउंट इन्वेंट्री में रखोगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए क्या है, इन्वेंट्री में कुछ परसेंटेज रखा जाता है। जैसे मान लो मेरी 1,000 शर्ट्स की डिमांड है, तो ज्यादा ज्यादा 1,200 हो सकती है, तो मैं 200 इन्वेंट्री में रखूंगा। 900 ही बिकी तो यहाँ 300 हो गया, इन्वेंट्री में चेंज हो गया। साल मेरी 1,100 बिक गई, तो यहाँ से मैंने 200 उठा ली, तो अब इन्वेंट्री में 100 ही रह गई। तो ये जो फिक्स है ये तो स्टॉक वेरिएबल है, और ये जो चेंज आ रहा है इन्वेंट्री में हर साल, वो आपका फ्लो वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए फॉर योर प्रीलिम्स। तो ये आपका एक, ये एग्जांपल यहाँ पे समझा के दिया हुआ है, ये मैंने आपको समझा दिया है, अभी इसकी जरूरत है नहीं आपको। आपको सिर्फ इस डेफिनेशन की जरूरत है एक सेकंड। आपको सिर्फ ये डेफिनेशन आनी चाहिए इतनी, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझा दिया। और ये भी आपका, इसकी भी जरूरत नहीं है, अभी ये आगे आएगा। ठीक है, तो इसको अभी आगे बढ़े। तो इस स्लाइड से आपके सिर्फ ये इन्वेंट्री के डेफिनेशन काम। ठीक है, थोड़ा सा ये हैंड रिटन, बाकी आगे फिर वापस से वो आ जाएगा आपका लिखा हुआ। आगे चलते हैं। अब आपका पहला जीडीपी कैलकुलेशन आप शुरू करते हैं। ठीक है, तो जीडीपी कैलकुलेशन, ठीक है, मैं समझा चुका हूं कंसेप्ट। अब हम सिर्फ फॉर्मूले देखेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। If we need to estimate the aggregate value of goods and services produced during an year, then we can find it by using three methods. ठीक है, मतलब जीडीपी निकालने के तीन तरीके हैं आपके, जो हम देख चुके हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, एंड द इनकम मेथड। ठीक है, there are fundamentally four kinds of contributions that are made during the production of goods and services, जो मैंने अभी आपको समझाया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कौन कौन से? कंट्रीब्यूशन बाय ह्यूमन लेबर, द रिम्यूनरेशन फॉर विच इज कॉल्ड वेजेस, अभी समझाया। कंट्रीब्यूशन बाय कैपिटल, द रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड इंटरेस्ट। कंट्रीब्यूशन बाय एंटरप्रेन्योर, द रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड प्रॉफिट। एंड कंट्रीब्यूशन बाय फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, कंट्रीब्यूशन और उसका रिम्यूनरेशन क्या है? रेंट। तो लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। ये चारों चीजें हम देख चुके हैं। ठीक है, वही चीज वापस से रिपीट हुई है। आगे चलते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, ये प्रीलिम्स से आपसे पूछा जाता है। फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला पूछा जाता है अभी देखेंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स में आपसे ये क्वेश्चन, ये भी नहीं पूछा जाता, इससे अगला वाला पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे प्रीलिम्स में जीडीपी कैलकुलेशन पूछेगा तो आपको तीनों मेथड लिखने हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है। कैसे लिखना है वो भी बताता हूँ। प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड किस चीज पे काम करता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड में सिंपल सा लॉजिक है कि आपकी मान लो तीन फर्म है, 1, 2 और 3, और आपको पता है जीडीपी में हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है। तो मान लो पहली फर्म है, उसने 100 रुपए का कुछ प्रोड्यूस किया। दूसरी फर्म है, उसने मान लो 200 रुपए का प्रोड्यूस किया। और तीसरी फर्म है, मान लो उसने 400 रुपए का प्रोड्यूस किया। ठीक है, और मान लो इसने इंटरमीडिएट गुड्स यूज किए। देखो, इंटरमीडिएट गुड्स जो कंज्यूम हो जाता है प्रोडक्शन में, इसने इंटरमीडिएट गुड्स यूज किए मान लो 50 रुपए का। इसने इंटरमीडिएट गुड यूज किया मान लो 100 रुपए का। और इसने इंटरमीडिएट गुड यूज किया मान लो इससे भी 100 का यूज किया।
तो जब भी जीडीपी कैलकुलेट होती है उसमें इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते क्योंकि हमें मतलब है फाइनल से। तो आपको इंटरमीडिएट को माइनस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला भी ना, जैसे आपके एसआर के बाहर जो चाय वाले अंकल थे, तो चाय बनाते थे, कि चाय आपका फाइनल गुड है, फाइनल प्रोडक्ट है। अब इस चाय की कीमत 10 रुपए मान लो, तो इस 10 रुपए में ऐसा थोड़ी ना है कि आपका जो उसने कार्डेमोम डाला है या फिर जो भी आपका दूध डाला है, पानी डाला है, उसकी वैल्यू अलग से मैं इंक्लूड करूंगा, नहीं, वो सब इसमें इंक्लूडेड है, सब चीज इसमें पहले से इंक्लूडेड है। इसका मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को अलग से कैलकुलेट नहीं करना है, उनको आपको निकाल देना, उनको माइनस कर देना है, क्योंकि वो पहले इंक्लूड हो चुके हैं, तो उनको आप दोबारा इंक्लूड नहीं करोगे। तो जब भी आपको जीडीपी निकालनी है तो जीडीपी निकालने में आपको फाइनल, आपको चाहिए तो फाइनल कैसे मिलेगा आपको, ये आपका टोटल है, टोटल में से आपको इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देना है। तो इसके लिए कितना हो गया 50, जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है। इसके लिए कितना हो गया 200 माइनस 100 इज 100, और इसके लिए कितना हो गया 400 माइनस 100 इज 300। और जब मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो मेरा जीडीपी आ गया 400। दैट इज योर जीडीपी। तो जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी आपका क्या होता है, हर हर किसी फर्म का आप क्या निकाल लो, ग्रॉस वैल्यू एडेड। हर फर्म का निकाल लो, उसने कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उनकी वैल्यू कितनी है, हर एक फर्म का निकाल लो, उन सबको ऐड कर दो। ये पहली फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये दूसरी का, ये तीसरे का। और ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे मिलेगा, टोटल प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते। तो ऐसे आप हर फर्म का निकाल लो, इंडिया में इतनी सारी फर्म्स हैं, सबका फर्म्स का जब हम निकाल के ऐड कर देते हैं, दैट इज अवर जीडीपी। जीडीपी वही तो है कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, तो जितनी भी फर्म्स है उन सबका ऐड कर दो, दैट इज योर जीडीपी। ठीक है, तो इसको हटा दे रहे। तो पहला मेथड बहुत इजी है, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, इसको हटा देते हैं। अब वहां पे कुछ कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं वहां पे। प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। In this method, we calculate the aggregate annual value of goods and services produced in a year. The net contribution made by a firm is called as its value added, and it is given by value added or gross value added is equals to total production minus cost of intermediate goods. ये भी आपके एनसीईआरटी से उठाया हुआ है पूरा। ठीक है, कोई मैंने कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत हायर मतलब लेवल के बुक से पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी में बस थोड़ी सी दिक्कत है, लिखता अच्छा है लेकिन समझाने का थोड़ा सा प्रॉब्लम। ठीक है, अब जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हम देख चुके हैं कौन से होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स और रॉ मटेरियल विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप और कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। खत्म हो गया। जैसे अभी चाय का एग्जांपल दिया, अब जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे ये 100 नहीं है, यहाँ पे इसको 200 कर दो, जैसे 200, आगे 200 लिखा हुआ है आगे। जैसे मान लो आपकी इकोनॉमी में दो ही लोग हैं, एक फार्मर है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और एक आपका बेकर है। ठीक है, फार्मर का टोटल प्रोडक्शन है 100, लेकिन वो कोई भी इंटरमीडिएट गुड यूज नहीं करता, जीरो। फार्मर जीरो, ठीक है, कोई भी इंटरमीडिएट गुड यूज नहीं कर रहा, तो उसका टोटल प्रोडक्शन 100 है, तो उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड भी कितना आ जाएगा, 100 माइनस 0 इज 100। अब मान लो ये जो बेकर है, ये 200 रुपए की चीज बनाता है, लेकिन ये 50 रुपए का इंटरमीडिएट गुड यहां से यूज करता है, व्हीट व्हीट यूज करता है ब्रेड वगैरह बनाने के लिए। अब ये 50 रुपए यहाँ पहले इंक्लूड हो चुके हैं भाई, तो इसको दोबारा इंक्लूड नहीं करोगे, तो इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो इंटरमीडिएट गुड है, इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 200 माइनस 50 इज, ये भी 200 है, 200 माइनस 50 इज 150।
इसमें से इसको माइनस किया तो 150। तो फार्मर ने कितना प्रोड्यूस किया, कितना ग्रॉस वैल्यू ऐड किया 100, और बेकर ने कितना किया 150। तो दोनों को जब ऐड किया तो मेरा जीडीपी कितना आ गया, इस तरीके से निकालना होता है हर फर्म का। ठीक है, हर फर्म का इस तरीके से निकालना होता है। और ये जो वैल्यू एडेड है, आपको पता है ये जो जितनी कमाई हुई, आपको ये भी पता है ना जितनी कमाई हुई ये चारों में ही बटेगी, आपके लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये जो पैसा आया इन चारों में बटेगा। लैंड का रेंट जाएगा, लेबर का वेजेस जाएगा, और आपके कैपिटल का इंटरेस्ट जाएगा। तो आगे क्या लिखा है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखे हुई चीज समझा। द वैल्यू एडेड ऑफ ए फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड among its four factors of production, namely land, labor, capital, entrepreneur। इन चारों में ही बटेगा ये पैसा, कहीं नहीं जाएगा। तो जैसे आपने वैल्यू एडेड निकाला, अगर उन चारों का मैं निकालूं तो भी मुझे मेरा पैसा मिल जाता है। प्रॉफिट नहीं है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू, प्रॉफिट इज डिफरेंट थिंग। 10 रुपए की चाय बेच रहा है तो उसको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट इज डिफरेंट थिंग। जो प्रॉफिट है वो ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे हो जाएगा? प्रॉफिट नहीं है, वो टोटल वैल्यू कितनी है। ठीक है, फाइनल गुड एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू कितनी है। डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ कंफ्यूज हुए तो फिर कंफ्यूज ही रहोगे। ठीक है, जीडीपी यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यही आपका ये है, ऐसा कैसा आपका एनसीईआरटी से जो उठाया हुआ है टेबल 2.1। फार्मर का 100 टोटल प्रोडक्शन है ये उसका। ठीक है ना, उसने इंटरमीडिएट गुड्स 0 यूज करे। बेकर 200, उसने इंटरमीडिएट गुड यूज करा 50 का बीट, तो उसका वैल्यू एडेड कितना हो गया 150। तो टोटल जीडीपी मेरा कितना हो गया, ये पहली फर्म थी तो उसका ग्रॉस वैल्यू एडेड 1 और इसका ग्रॉस वैल्यू एडेड 2, और इन दोनों का ऐड किया तो मुझे जीडीपी मिल गया। तो मैं जीडीपी को इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, अब कितनी भी फर्म हो सकती है, 1 से लेके n तक। पहला फॉर्मूला क्या है, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीएआई, जहां पे आई आपका क्या दिखाता है, फर्म्स। आई कहां से कहां तक जाता है, 1 से लेके n तक जा सकता है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे अभी जो एक बच्चा है उसको तकलीफ है, जैसे आपका चाय वाला अंकल है, ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया। मान लो उसने सब कुछ मिला मुलू के उसकी चाय बनती है 20 रुपए की, उसमें से उसने इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस किया मैंने, तो वो चाय मेरे को पड़ी मान लो 10 रुपए। तो ये उसका वैल्यू एडेड है। लेकिन 10 रुपए उसका प्रॉफिट नहीं है, ये टोटल वैल्यू एडेड है। प्रॉफिट तो उसका कम है ना, 1-2 रुपए का प्रॉफिट होगा, सामान तो उसने लगाया ना। लेकिन आप इंटरमीडिएट गुड्स को भी ऐड करोगे, टोटल भी ऐड करोगे, दोनों चीजें ऐड नहीं हो सकती ना। तो इंटरमीडिएट गुड्स को आपको किसमें इंक्लूड करना है, ऑलरेडी टोटल प्रोडक्शन, इसलिए उनको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे इसने 50 रुपए का तो वहां से ले लिया ना, तो इसने टोटल वैल्यू एडिशन तो कितना किया, सिर्फ 150 का किया। 200 टोटल कर रहा है, लेकिन 50 तो ये वहां से लेके आया, वो 50 यहाँ पहले इंक्लूडेड है, तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते ना दोबारा इस 200 में, तो उसमें तो माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए आप सिर्फ दिमाग में इतना बिठा दो कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको माइनस करना पड़ता है टोटल प्रोडक्शन में से। ठीक है, और ये जो टोटल पैसा आ रहा है 150, ये जो आपका टोटल 250 आ रहा है आपका जीडीपी, चारों में बटेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड वाले को जाएगा, लेबर वाले को, कैपिटल वाले को, एंटरप्रेन्योर। ये तो फैक्ट है, ऐसा ही होगा, चारों में ही बटेगा, और कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही। जैसे मान लो मैं कोई 100 रुपए की चीज प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, मैंने किसी से लैंड ली हुई है, उसको 25 रुपए देता हूँ, किसी से मैंने लेबर करवा रहा हूँ उससे 25 देता हूँ, किसी से मैंने उधारी ली हुई है उसको 25 देता हूँ, और 25 अपना प्रॉफिट रख लेता हूँ। तो ये 100 रुपए के मैंने जो चीज प्रोड्यूस करी है 4 लोगों में बटी ना,
अगर मैं इनको भी ऐड कर दूं, जो आपका रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और आपका प्रॉफिट, तो भी मेरे को जीडीपी मिल जाता है। ये आपका इनकम मेथड हो गया। यही तो है। और ये जो सामान है आपका, ये हाउस होल्ड खरीदेंगे। अब हाउस होल्ड में कौन कौन आ सकता है, वो सारे हाउस होल्ड को अगर मैं ऐड कर दूं कितना खर्चा किया, वो भी आपको जीडीपी दे देगा। ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो गया। तो प्रोडक्ट वैल्यू, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड ये सारे जुड़े हुए हैं आपस में, इसलिए इनमें से आप किसी से भी कैलकुलेशन कर लो, द वैल्यू विल रिमेन सेम, द जीडीपी विल रिमेन सेम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखिए, आपको जो मैंने अभी बात बताई वो यहाँ लिखी हुई है, देयरफॉर वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट पेड आउट बाय द फर्म मस्ट ऐड टू द वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने ये बात तो लिख दी, लेकिन उसको समझाया नहीं, समझा मैंने दिया अभी आपको। ठीक है, समझा दिया मैंने अभी आपको कि किस तरीके से वो ऐड होता है, क्योंकि जो भी पैसा वो इन्हीं में बटेगा। ठीक है, नाउ वन मोर कंसेप्ट दैट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, जीडीपी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रेंट। ठीक है, तो आप समझ जाओ बात को, अभी आगे समझाते हैं। अब आप इसी को आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है टॉपिक, लेकिन इंटरेस्टिंग। ठीक है, पहली चीज समझ आ गई आपको, वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लो सबका। अभी आगे आएगा वापस से डिटेल में। अब देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी हमें जीएनपी निकालने। अब देखो, डेप्रिसिएशन समझो, आप कोई भी मशीन है, जैसे आपकी बाइक भी होती है, बाइक है, कार है। ठीक है, इनमें वियर एंड टीयर होता है, आप सर्विस वगैरह कराते हो, हर साल इनकी वैल्यू कम हो जाती है ना। तो ऐसी मशीन है, मशीन भी आपकी क्या है, वियर एंड टीयर होता है मशीन में भी। तो मशीन की भी वैल्यू कम होती है। तो हर कंपनी को जो वियर एंड टीयर होता है उसके लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, मेंटेनेंस पर्पस के लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए जो पैसा खर्च होता है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कोई भी फैक्ट्री है, रतन टाटा की हो, अंबानी की हो, अडानी की हो, कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है, तो वियर एंड टीयर तो हो गई मशीन में। यू नीड सम कैपिटल फॉर मेंटेनेंस पर्पस, दैट इज डेप्रिसिएशन। कि भाई इतना खर्चा हमारा इधर हो गया, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो देखो, इसकी डेफिनेशन याद रखना प्रीलिम्स के लिए, एनसीईआरटी से उठाई गई है ये भी। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर मेंटेनेंस पर्पस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। मेंटेनेंस के नीचे वाली डेफिनेशन सही, तो इसका लिख सही। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल फॉर मेंटेनेंस पर्पस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अब आगे देखो, मान लो किसी फर्म का टोटल प्रोडक्शन है 100। इसको मैं दूसरी स्लाइड में समझाता हूँ। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जीएनपी कैलकुलेट ऐसे होता है। मान लो कोई फर्म है, उसका टोटल प्रोडक्शन है 100, और उसने इंटरमीडिएट गुड्स यूज किए 20 रुपीज के, और डेप्रिसिएशन मतलब मेंटेनेंस में 10 रुपए खर्च हो गए। ठीक है, सारे रुपीज में, वैल्यू इन रुपीज। अब यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना आएगा, टोटल प्रोडक्शन माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। एटी, 80 आ गई।
अब आपका एक और चीज होती है, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड है, एक होता है नेट वैल्यू एडेड। एनवीए, देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड, लेकिन ग्रॉस वैल्यू एडेड 80 आपको दिखा रहा है, लेकिन वो रियल उसका प्रॉफिट नहीं है। अब ये 10 रुपए भी तो उसको खर्च करने पड़े ना भाई, वो भी तो जेब से गए। तो नेट वैल्यू एडेड वो दिखाएगा आपका जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, उसमें से आप किसको माइनस कर दो, उसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। तो आपका नेट वैल्यू एडेड कितना हो गया, 80 माइनस 10 विच इज इक्वल टू, ये क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, यहीं पे एक चीज और समझा, ये फॉर्मूले ही है यहाँ पे सारे, ठीक है, फॉर्मूले ही आपके पेपर में आते हैं। तो नेट वैल्यू एडेड और ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझा, ठीक है, हटा रहा हूँ। तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड आपने निकाला, तो नेट वैल्यू एडेड क्या हुआ आपका, ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन, यही हुआ ना। अब मैं अगर ये तो एक फर्म के लिए है, अगर बहुत सारी फर्म्स है तो उनके लिए यूज करो, तो एनवी ए आई इज इक्वल टू जीबी ए आई माइनस डी आई, और यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, जीबी ए आई इज इक्वल टू एनवी ए आई प्लस डी आई, और आई इज इक्वल टू 1 टू एन। इन सबको ऐड करते तो क्या आता है, सारे जीबीआई को तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, और अगर मैं सारे नेट वैल्यू को ऐड कर दूं तो दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी, तो आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है, जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। आगे आएगा स्लाइड्स में है, लेकिन यहाँ पे वो चीज आई तो इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हटा देते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो हटा रहा हूँ मैं इसको, सिंपल डेरिवेशन, इसलिए थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आना जरूरी होती है हर जगह के लिए। ये ऐसा नहीं कि ये आपको याद रखने, कुछ आपसे प्रीलिम्स से पूछे जाएंगे तो आप देख के आपको याद आ जाएगा कि ये फॉर्मूला था। सो वही वाली आपकी जो मैंने वहां पे डिस्कस किया, वही स्लाइड यहाँ पे, जीबी आपने 100 माना, वो आपका टोटल प्रोडक्शन 100, ये 28 है, तो आपका जीबी कितना आ गया, 100 माइनस 20 इज 80। नेट वैल्यू एडेड क्या होगा, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तो नेट वैल्यू एडेड आ गया आपका 70। ये किसी काम का नहीं है, इसके नीचे वाला इसको हटा दो, आगे चलते हैं। यहाँ गलती से लिख गया, अब देखो कैसे जीडीपी निकलती है, इफ वी सम द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी, then we get an aggregate value of amounts of good and services produced by the economy in a year. Such an estimate is called gross domestic product. ये मैं अभी बता चुका हूँ, जैसे GDP is equals to gross value added of all the firms, तो GVA1 plus GVA2, तो GDP is equals to I is equals to 1 to n GVAI। अब आपको मैंने अभी बताया GVAI is equals to NVAI plus DI, अभी फॉर्मूला बताया था ना, NV नेट वैल्यू एडेड क्या था, ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस डेप्रिसिएशन, इस डेप्रिसिएशन को उधर ले जाओ तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हो गया आपका, एनवीए प्लस डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर वही लिखा है। और आई के लिए है तो एन जीवीएआई इज इक्वल टू एनवीआई प्लस डीआई,
तो ये जीडीपी हो गया आपका। और एनवीआई को अगर पूरे को आपको सिग्मा लगा दोगे तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एन ये रहता है। ठीक है, ये अभी जो फॉर्मूला बताया, जो अभी ड्राइव करा वहां पे मैंने, वो फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो यू कैन आस्क। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी से उठाया गया है, वहां पे डेरिवेशन दिया हुआ है, ये सेम वही है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इट इज सिंपल, अभी मैंने आपको समझाया भी ये चीज। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मेथड, दैट इज योर प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। तो प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड में आपको क्या क्या याद रखना है? प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड में आपको याद रखना है कि जीडीपी जो होता है आपका, GVAI, I is equals to 1 to n। ठीक है, और जो आपका GVAI होता है वो होता है आपका NVAI प्लस डेप्रिसिएशन। अगर मैं दोनों तरफ सिग्मा लगा दूं और यहाँ पे भी लगा दूं समेशन I is equals to 1 to n, तो ये आपका जीडीपी हो गया, ये आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, और डेप्रिसिएशन तो आपका डेप्रिसिएशन है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, लोग यहाँ पे ये प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, ये प्लस है। क्यों? क्योंकि आपका एनवीए क्या था? जीवीए माइनस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ से जीवीए क्या जाएगा आपको? एनवीए प्लस। वही चीज जब आप आई के लिए लिखोगे तो इस तरह का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आजकल ऑफिस जल्दी जाना होता है। कल हम पढ़ेंगे आगे का, जीडीपी कल खत्म हो जाएगा, और शायद हो सकता है मैं सैटरडे संडे भी क्लास में, मतलब सैटरडे संडे में से एक दिन क्लास लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल एक्सपेंडिचर, कल सिंपल है, ज्यादा नहीं। एक्सपेंडिचर मेथड ये क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में बहुत बार। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला पूछता है। किसी कोई डाउट है, यू कैन आस्क। एनीवन हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क। यू हैव 5 minutes।